डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। तो आज हम पढ़ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज इनर्शिया। तो इनर्शिया दोस्तों एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर के बारे में कि वो हमें उस पोजीशन में रखने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर की हम हैं। जैसे मान लिया, इफ वी आर इन ए रेस्ट पोजीशन, तो हमारी ये टेंडेंसी, मैटर की ये टेंडेंसी होती है कि वो उसी रेस्ट में ही रहना चाहती है। या इफ वी आर इन ए मोशन, तो उस इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से हम मोशन में रहना चाहते हैं हमेशा ही। जैसे मान लिया, अगर आप किसी भी चलती हुई बस में अगर चढ़ना चाहते हैं, अगर बस कोई मूव कर रही है, अगर हम उसके अंदर अगर एंटर करने की कोशिश करते हैं चलती हुई बस के अंदर, तो हम उसके अंदर एंटर करते हैं, तो जो हमारा जो शरीर है, अपर बॉडी जो है हमारी, वो तो मोशन में आ जाती है, लेकिन जो हमारा जो पैर होते हैं वो रेस्ट में होते हैं। तो उसकी वजह क्या होता है, हमें झटका लगता है। इसी तरीके से अगर मान लिया हम बस में हैं और बस अगर एकदम से अगर अचानक रुक जाती है, तो उससे क्या होता है, जो हमारी जो शरीर है, जो हमारा बॉडी है, वो तो उसके अंदर तो वो क्या नाम एकदम से रुक जाती है, और जो हमारे जो पैर हैं नीचे वो मोशन में रहते हैं, तो उसकी वजह से भी एकदम से हमें जर्क लगता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया बोलते हैं, इनर्शिया। तो जो इनर्शिया फोर्स है, ये हम बहुत जगह पर इसको फेस करते हैं लाइफ के अंदर। तो इस इनर्शिया का ही एक रूप है जिसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको क्या मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि एक डिटरमिन करती है कि अगर हम उसके अंदर अगर कोई एंगुलर एक्सेलरेशन अगर प्रोड्यूस करना चाहें, अगर हम किसी बॉडी के अंदर अगर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाहें, तो उसके लिए हमें कितने टॉर्क की जरूरत होगी। वो जो टॉर्क होता है, उस टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन में दोनों चीजें आ जाती है। अगर मान लिया किसी के एक्सेलरेशन को हमें बढ़ाना हो या एक्सेलरेशन को हमें कम करना हो, तो वो जो टॉर्क हमें चाहिए, उस टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस क्वांटिटी को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इसके अंदर दो चीजें जो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एक तो उस बॉडी का मास, और उस बॉडी का जो मास है वो किसी भी जो उसके अंदर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे उसका कितना डिस्टेंस है। तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इन दो चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे मान लिया हमने कि एक इरेगुलर बॉडी कंसिडर की, तो इस इरेगुलर बॉडी के अंदर हमने छोटे छोटे मासेज, जैसे मान लिया इसका M1 है, इसका M2 है, इसका M3 है, इसका M4 है, और इनके जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इससे मान लिया इसका डिस्टेंस है, अगर मान लिया इसका R1, R2, R3, R4, तो अगर हम इसके अंदर हम ये निकालना चाहें कि हमें इसके अंदर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, या हमें इसके अंदर इस तरह एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितने टॉर्क की जरूरत है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। इट इज इक्वल टू m इंटू में स्केयर ऑफ द डिस्टेंस। जो डिस्टेंस है उसका रेडियल डिस्टेंस जो है, अगर उसको हम स्केयर करते हैं, तो दैट क्वांटिटी विल गिव यू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस क्वांटिटी से हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर हमने छोटे छोटे मासेस कंसिडर किए हैं, तो अगर हमें पूरी बॉडी का अगर हमें निकालना हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पूरी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा, m सिग्मा इंटू m इंटू आर स्क्वायर। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, ये तो हम किसी भी सॉलिड बॉडी के लिए कैलकुलेट करते हैं, जिसका कि मास है, या उसके अंदर जो मास की जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे जो उसका मान लिया वेट है, तो उसके हिसाब से हमने किसी भी सॉलिड बॉडी के लिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया है। लेकिन अगर मान लिया किसी प्लेन बॉडी के लिए अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहें, किसी भी प्लेन बॉडी के लिए या किसी भी सरफेस के लिए, तो वो उसका क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। तो उसके अंदर हमने क्या किया है, जो मास था
उस मास को हमने रिप्लेस कर दिया है उसके एरिया से। तो the second moment of area, also known as a area moment of inertia, is a geometrical property of area which reflects how its points are distributed with regard to an arbitrary axis। जैसे मान लिया अब हमने क्या किया, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किसमें चेंज कर दिया, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया के अंदर। तो उसके अंदर हमने क्या किया, जहां पर हमने मास लिया था उस मास की जगह पर हमने कंसीडर किया इसके अंदर एरिया, यूनिट एरिया, इसको हमने डीए कहा। तो अगर हमें इस एरिया का, अगर हमें इसके अंदर इसका ये निकालना है कि भाई इसका मोमेंट ऑफ एरिया तक कितना होगा, तो उसके लिए हमने क्या किया, उसका जो किसी भी एक्सिस के अबाउट, जैसे मान लीजिए हमारा एक्स एक्सिस है, तो इस एरिया का यहां से डिस्टेंस कितना है, तो इस डिस्टेंस को मान लिया हमने, इसका ये जैसे मान लीजिए डिस्टेंस है, अगर मान लीजिए वाई एक्सिस पे है तो हमने इसको कह दिया वाई डिस्टेंस, और अगर मान लीजिए इस एक्स एक्सिस के अबाउट लिया हमने, ये मान लीजिए वाई एक्सिस है, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो इसको कह दिया हमने एक्स। तो जो हमारा इन द सेम वे हमने इसको कैलकुलेट किया, तो अगर मान लीजिए इसको आई एक्स एक्स ले रहे हैं, ये आई एक्स एक्स है, इस एक्सिस के अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट लिया है हमने, तो इसका जो सेकंड मोमेंट एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू एरिया इनटू में स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। या अगर हमने आई बाई बाई लिया है तो हमने इसका एरिया और स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस, तो इसको हम सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया भी कहते हैं। तो जो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया जो होता है, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर ए इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले दिखाया है कि जैसे हम इसके में समझ सकते हैं कि जो किसी भी बॉडी की जो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया होता है, वो उसका जो हमने बताया है कि इट इज इक्वल टू एरिया एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो जैसे मान लिया अगर ये प्लैंक है हमारे पास, तो अगर हम इस प्लैंक को अगर इस डायरेक्शन में अगर इस तरीके से रखते हैं, तो ये हमारा एक्सिस है, यहाँ पर एक्सिस हम कह सकते हैं। तो इसका जो ये डिस्टेंस है, जो ये फाइबर है हमारा, इसका यहाँ से डिस्टेंस, ये जैसे यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि इसके अंदर इसका जो डिस्टेंस है ये कम डिस्टेंस है, तो इस वजह से जो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हमें कम मिलेगा। और अगर इसी प्लैंक को अगर हम इस तरीके से इस डायरेक्शन में अगर रख देते हैं, तो ये हमारा अगर मान लिया एक्सिस है, तो इस एक्सिस हम देख सकते हैं ये जो डिस्टेंस है हमारा बढ़ गया है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर हमें इसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा मिलता है। तो ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मिलने से क्या होता है कि इसके अंदर डिफ्लेक्शन या इसके अंदर बेंडिंग कम आती है। तो जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जैसे कि हमें कोई बीम डिजाइन करना होता है या हमें कोई कॉलम डिजाइन करना होता है, तो उसके अंदर इसको, उसके सेक्शन को हमें किस तरीके से उसको यूज करना है, तो वो उसके अंदर फिर इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिसाइड करती है। तो जैसे आप इसके अंदर देख सकते हैं, तो जब भी अगर हमें किसी भी डिफ्लेक्शन को अगर कम करना है, तो डिफ्लेक्शन को कम करने के लिए उसकी डेप्थ को हम बढ़ाते हैं, जैसे आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जिसके अंदर की बेंडिंग खास तौर पर आती है, तो उसके अंदर इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जैसे आप इसके अंदर देख सकते हैं। जैसे ये दूसरा डायग्राम दिखाया गया है, तो इसके अंदर भी वही चीज समझाने की कोशिश की गई है कि जैसे मान लिया अगर इसके अंदर लोड लगाते हैं इस प्लैंक के ऊपर, तो यहाँ पर अगर लोड लगाएंगे तो ये हमारा सेक्शन होगा, तो इसके अंदर हमें डिफ्लेक्शन ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इसका जो सेंटर से डिस्टेंस है वो कम है। ये हमारा एक्सिस है, तो इसके अंदर ये डिस्टेंस कम है, तो इस डिस्टेंस कम होने की वजह से इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा। इसी को हमने पलट के अगर ऐसे रख दिया, तो जो डिस्टेंस एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस बढ़ गया, तो इसकी वजह से इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो बढ़ जाएगा, और फिर इसके अंदर जो रिफ्लेक्शन होगा वो कम होगा। तो इसको हम सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया भी कहते हैं, या मोटे तौर पर इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं। वैसे अगर इसको हम एग्जैक्ट कहें तो इट इज कॉल्ड सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। तो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया का मतलब वही है, जैसे मतलब ये एरिया है हमारा, हमने इसके अबाउट अगर इसको मूवमेंट ले लें, इस एरिया का हम किसी भी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लें, तो वो कहलाएगा फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, और उसके मूवमेंट को फिर दोबारा से अगर हम मूवमेंट ले लेते हैं, तो इट बिकम सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। तो दोस्तों अब हम पढ़ रहे हैं
इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो पैरेलल एक्सिस का मतलब क्या है कि अगर मान लिया अभी तो जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था वो किसके अबाउट कैलकुलेट किया था, वो हमने कैलकुलेट किया था उस एक्सिस के अबाउट जो कि उसकी सीजी से या उसके सेंट्रॉइड से पास कर रही थी। तो सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है कि ऐसा पॉइंट जहां पर कि उसका टोटल एरिया कंसंट्रेट करता है या जहां पर उसका टोटल मास कंसंट्रेट करता है, वो एक्सिस कहलाती है उसकी उसका सेंट्रॉइड। तो अगर कोई बॉडी है, अगर हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी और एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना चाहें तो वो जो एक्सिस है, अगर मान लिया उस जो उसके एक्सिस जो सेंट्रॉइड से पास कर रही है वो उसके पैरेलल होनी चाहिए। तो वो उसके अगर अबाउट अगर उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द बॉडी passing through its center is equal to the sum of the moment of inertia of the body about axis passing through the center and product of the area of the body times the square of distance between the two axes। तो जैसे आप इसके अंदर देख सकते हैं, मान लीजिए जैसे हमारी बॉडी है तो ये एक एक्सिस है जो कि इसकी सीजी में से पास कर रही है। तो हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ए बी, जो कि इसके अंदर से एक्सिस पास कर रही थी, इसके पैरेलल है। तो अगर हमें इसके अबाउट अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो दैट विल बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सीजी प्लस प्रोडक्ट ऑफ द एरिया एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस। ये हमारी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ये कहती है। तो हमें कई बार जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ता है उस एक्सिस के अबाउट लेना पड़ता है जो कि उसकी सीजी से पास नहीं कर रही है। तो उस कंडीशन के अंदर फिर हम ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर हमने एक सिंपल एक रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने की कोशिश की है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लिया हमने कि रेक्टेंगुलर बॉडी ली, तो इसके अंदर ये इसकी विड्थ है और ये इसकी डेप्थ है। तो जो हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि किसी भी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इट इज इक्वल टू द एरिया एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो जैसे मान लीजिए हमारी एक्सिस है, अगर हमें इसके अबाउट इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना हो तो किसके बराबर होगा। तो अगर मान लिया इसका एरिया है, अगर इस बॉडी का हमने मान लिया डी एरिया मान लिया और इसका यहां से डिस्टेंस है, अगर मान लिया वाई डिस्टेंस है, तो इट विल बी इक्वल टू डी इनटू वाई स्क्वायर। तो हमें निकालना है इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी बॉडी का इस जो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि ये जो इंटीग्रेशन का मतलब ये हमने ये इंटीग्रेट किया तो इसके अंदर हमें जो लिमिट रखनी पड़ेगी। तो लिमिट क्या होगी, अब इस ये जो बॉडी है हमारी इसकी यहाँ से एक्सट्रीम यहाँ से ये भी d/2 है और ये भी d/2, तो हमारी लिमिट क्या बन जाएंगी प्लस d/2 एंड माइनस d/2। तो अगर हम अगर इसका इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो इट्स इंटीग्रेशन कम्स इक्वल टू बी BD³/12। तो हम किसी भी रेक्टेंगुलर बॉडी का अगर उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहें अबाउट इट्स सीजी, मतलब अबाउट इट्स सेंट्रॉइड, क्योंकि जो प्लेन फिगर जो होती है उसके अंदर उसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो अगर इसके अबाउट अगर इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इट इज इक्वल टू BD³/12। तो बी क्या चीज होगी जो कि इसके पैरेलल रहेगी, जिस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है जो डिस्टेंस उसके पैरेलल है वो पहले लेंगे और जो उसकी जो परपेंडिकुलर है वो बाद में लेंगे, BD³/12। तो अगर हम इसी का अगर I/Y अगर कैलकुलेट करना चाहें I/Y, तो इसके y के पैरेलल होगा d, तो d इंटू बी का क्यूब बटे 12, तो I/Y विल बी इक्वल टू dB क्यूब बटे 12। तो इसी तरह से ये जो चीज आपको बताई गई है, अगर हम इसी के अंदर ही अगर मान लिया इसके बेस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहिए, ये इसका बेस है, तो इसके अंदर बेस के अंदर निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई करनी पड़ेगी। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है,
मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंट्रॉइड। अब इसके जो सेंट्रॉइड के अबाउट जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो प्लस एरिया एंड स्केयर ऑफ द डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्केयर। तो इसके अपने एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमें पता है BD³/12 प्लस एरिया। अब इसका पूरी बॉडी का एरिया कितना होगा B/D, और इन दोनों एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होगा D/2, तो D/2 का स्केयर। तो अगर हम सभी को ऐड करते हैं तो इट्स कम्स आउट इक्वल टू बी BD³/3। तो हम इसके बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। ये इसके बेस के अबाउट है तो इट इज इक्वल टू BD³/3। तो वो हमने इसके अंदर क्या किया है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। तो पहले हमने निकाला इसके अबाउट सेंट्रॉइड के अबाउट। तो सेंट्रॉइड के अबाउट निकालने के लिए हमने एक स्ट्रिप का निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फिर पूरी बॉडी के ऊपर अप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद हमने निकाला किसी और एक्सिस के अबाउट जो कि इसकी एक्सिस जो कि इसकी सेंट्रॉइड से पास कर रहा है उसके पैरेलल है, तो उसके अबाउट हम इस तरीके से हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी और एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ सिंपल फिगर्स हैं जो कि हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो उसके अंदर उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहता है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये हम जो इंजीनियरिंग के अंदर उनको इस्तेमाल करते रहते हैं। तो जो सिंपल हमारी जो फिगर्स हैं जैसे रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, सर्कल है, तो हमें इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए कि इनकी जो अगर जो एक्सिस जो कि इसके सेंट्रॉइड से पास कर रहे हैं उनके अबाउट इसका कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। जैसे इसके अंदर दिखाया गया है IXX इज इक्वल टू BH³/12। इसी तरह से जो ट्रायंगल है हमारे पास, तो ट्रायंगल की इसकी CG के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इट इज इक्वल टू BH³/36, B इट्स विड्थ एंड H इट्स हाइट। इसी तरह से सर्कल, अब सर्कल के अंदर ये इसका जो ये CG यहाँ से पास कर रही है तो ये इसका सेंट्रॉइड है, तो हमें इसके अबाउट अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो अगर इसका मान लिया D इसका डायमीटर है इस सर्कल का, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा π/64 × D⁴। तो ये हमें याद करने होते हैं, हमें पता याद होना चाहिए कि एक सर्कल है तो सर्कल का अपने सेंट्रॉइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ट्रायंगल का कितना है, रेक्टेंगल का कितना है। इसी तरीके से कुछ और फिगर्स भी है। मान लिया हमारे पास अगर ये क्वार्टर सर्कल हो और अगर मान लिया ये आर्क हो कोई सेक्टर की, या अगर मान लिया कोई एलिप्टिकल क्वाड्रेंट हो, तो हमें उन दोनों केसेस के अंदर हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहता है या उसका सेंट्रॉइड कहां पर लाई करता है, तो ये सभी चीजें हमें पता होनी चाहिए। वैसे बेसिकली जो आपको पहले फिगर दिखाई गई है इनका ही हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का, सर्कल का। तो ये जो वैल्यूज हैं ये तो हमें अच्छे से याद होनी ही चाहिए। तो जो अभी हम बात कर रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो मोटे तौर पर ये हमें इनसे अब ये कंक्लूड करते हैं कि अगर मान लिया जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इट इज डिफाइंड एज द अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पर्टिकुलर एक्सिस। किसी भी एक्सिस के अबाउट उसका जो डिस्टेंस का जो स्क्वायर होता है उस तरीके से हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं किसी भी एरिया का। तो दो एक्सिस हम लेते हैं आमतौर पर IXX एंड IYY, तो उसको IXX और IYY से नोट करते हैं और वो I इज इक्वल टू A इंटू H का स्क्वायर, एरिया इंटू में स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो अब आप देख सकते हैं इससे जो यूनिट होगा इसका यूनिट क्या बनेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, वो भी हमें पता होने चाहिए। तो एरिया इंटू में स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर, तो इसका यूनिट होगा mm की 4, सेंटीमीटर की 4, मीटर की 4, कि जिसमें भी हमने डायमेंशंस को लिया है उसके हिसाब से इसका हम यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इट इज द सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया बेसिस द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू बेंडिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि ये जो किसी भी चीज का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या चीज है, वो उसका बेंडिंग के प्रति रेसिस्टेंस है। तो एंड फॉर्म बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, उसकी स्ट्रेंथ मटेरियल कितनी है वो उसका एक बेस बनाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने शुरू से ही आपको ये बताया है, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिखाया था आपको प्लैंक के अंदर। तो अगर मान लिया प्लैंक को अगर हम जिस तरीके से डायरेक्शंस में रखते हैं तो उससे ही उसकी बेंडिंग को वो डिसाइड करता है। तो मास Mi is the resistance to rotation and form the basic of the dynamics to the
रिजिड बॉडीज। तो जो अगर बॉडीज के बारे में अगर बात करते हैं, सॉलिड बॉडी के बारे में बात करते हैं, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो भी उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो अभी इसके अंदर दोस्तों अभी टर्म आई थी पहले, जैसे मैंने आपको बताया था सेंट्रॉइड। तो किसी भी प्लेन फिगर के लिए हम सेंट्रॉइड कैलकुलेट करते हैं, और अगर हमारी जो बॉडी होती है सॉलिड, तो उसको हम जहां पर कि उसका सारा का सारा वेट कंसंट्रेट करता है, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, उसको सी से डिनोट करते हैं। और जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड का मतलब इट इज ए प्लेन एरिया वेयर द होल एरिया ऑफ द बॉडी इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। तो सेंट्रॉइड को हम सी से डिनोट करते हैं किसी भी फिगर के अंदर, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है इट इज नोटेड बाई जी। तो जैसे ये दो तीन फिगर दिखाई गई हैं, इसके अंदर फिर वही बात आपको बताई गई है कि इसके अंदर सेंट्रॉइड उसका कहां पर लाई करता है। तो जो ये फिगर हमारे लिए रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल के अंदर इसके अंदर ये इट लाइज ऑन द हाफ h/2, और अगर हम बेस के बारे अराउंड बात करते हैं इट लाइज एट b/2। तो ये इसका सेंट्रॉइड है। इसी तरह से अगर मान लिया राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल की जो इसकी जो सेंट्रॉइड होगा इट विल लाई एट ए डिस्टेंस ऑफ h/3 फ्रॉम द बेस एंड 2h/3 फ्रॉम द टॉप। ऊपर से लेते हैं तो इट लाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2h/3। इसी तरह से अगर हम यहां से ले लेते हैं तो इसके अंदर इट लाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ b/3। इसी तरह जो सर्कल है हमारे पास, तो सर्कल का जो सेंट्रॉइड होता है इट इज एट इट सेंटर, जहां इसका सेंटर पॉइंट होता है वहीं पर ही इसका सेंट्रॉइड होता है। तो ये आपको पता ही है। तो ये सभी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि अभी अगर कोई प्लेन फिगर है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, तो उसके अंदर जो उसका सेंट्रॉइड होगा वो कहां पर लाई करेगा। तो इसी से ही हम जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हमें ये सेंट्रॉइड निकालना होता है किसी भी कंपाउंड फिगर का। तो वो छोटी छोटी फिगर से मिलकर बनी होती है, तो हमें इंडिविजुअल फिगर का ये पता होना चाहिए कि इसका सेंट्रॉइड कहां पर लाई करता है। तो इसी तरह से एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। तो एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज ए लाइन दैट डिवाइड्स एन ऑब्जेक्ट इनटू द टू इक्वल हाफ्स, thereby creating a mirror-like reflection of either side of the object। तो ये जो जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो उस कंडीशंस के अंदर हम ये चेक करते हैं कि भाई इसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री कोई है या नहीं है। तो उसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम उसके अंदर कैलकुलेट करने के लिए हम उसके अंदर, क्योंकि हमें पूरी की पूरी फिगर का हमें सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना होता है, तो अगर हमारी फिगर जो है वो सिमेट्रिकल हो किसी भी एक्सिस के अबाउट, तो उसके अंदर फिर हम उसके अंदर बहुत आसानी से उस फिगर को हम सॉल्व कर सकते हैं, उसका सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। तो हमें ये देखना होता है कि उसके अंदर एक ऐसी लाइन जो कि उस फिगर को दो हाफ में डिवाइड कर दे, या उसके अंदर उसकी जो लाइन के दोनों साइड या ऊपर नीचे उसका एक मिरर इमेज बन जाए, बिल्कुल जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे है। तो वो जो लाइन कहलाएगी हमारी, दैट लाइन विल बी कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो दोस्तों अब इसके अंदर कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे एक टर्म आएगी कि व्हाट इज ए रेडियस ऑफ जायरेशन। तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है? इट इज ए डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस टू द पॉइंट which would have a moment of inertia of the same as the body's actual distribution of the mass if the total mass of the body were concentrated। तो इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में अगर समझे तो एक ऐसा डिस्टेंस है जहां पर कि हम ये समझते हैं कि इसका जो टोटल जो मास है वो कंसंट्रेट कर रहा है, एक ऐसा डिस्टेंस। तो इसको हमने करने के लिए, डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, इस पूरी बॉडी का जो एरिया था उस पूरी बॉडी के एरिया को हमने एक सिंपल स्ट्रिप में कंसिडर कर लिया। तो इस स्ट्रिप का यहां से जो डिस्टेंस है इस एक्सिस से, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन, या रेडियस डिस्टेंस जो है इसको हमने कहा इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन। तो जैसे हम निकाल सकते हैं किसी भी बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो हमें पता है ये फार्मूला है, एरिया इनटू में स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस y है और ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो जो ये इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू I/A का अंडर रूट, I/A का अंडर रूट। तो दिस विल गिव यू द रेडियस ऑफ जायरेशन। तो कि दोनों के अंदर इसको हम कह सकते हैं RXX RYY। तो अगर हम x एक्सिस का अबाउट लेते हैं तो उसको RXX कह देते हैं, और अगर YY के अबाउट निकालते हैं
तो आर वाई वाई कह देते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा, दिस डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस को भी हम बहुत जगह पर इस्तेमाल करते हैं, आगे जब हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग के अंदर तो ये भी हमें बहुत जगह पर यूजफुल होता है कि भाई इसका जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो कितना है। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको बताया है, आई अपॉन ए का अंडर रूट। तो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई अगर इसके अंदर अगर जो हमारी फिगर अगर इनसिमेट्रिकल फिगर है तो उसके अंदर ये वैल्यू अलग अलग होंगी, तो फिर ये आई एक्स एक्स, ये आर एक्स एक्स और आर वाई वाई की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो हमें देखना होगा मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन कितना है, क्योंकि एरिया तो वही रहेगा, उसके अंदर आई एक्स एक्स और आई वाई वाई की वैल्यू बदल जाएगी, तो उसकी वजह से आर एक्स एक्स और आर वाई वाई की वैल्यू भी अलग अलग होगी। तो दैट विल गिव यू द रेडियस ऑफ जायरेशन। इसी तरह से हम इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और आती है जिसको हम बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस। तो जो सेक्शन मॉडुलस वो एक ऐसा सेक्शन मॉडुलस होता है, इट इज a ratio of the moment of inertia of the lamina about its centroidal axis and the distance of the extreme fiber from the centroidal axis is called section modulus। तो ये भी एक रेशियो है, किस किस के बीच में रेशियो है, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और जो एक्सट्रीम फाइबर है। ये जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रेक्टेंगल सेक्शन है, तो ये मान लीजिए इसका आई एक्स एक्स हमें पता है, तो इसके सेंट्रोइडल इस एक्सिस से जो इसका एक्सट्रीम फाइबर है उससे जो डिस्टेंस होगा तो उसका जो रेशियो होगा दैट रेशियो विल गिव यू द सेक्शन मॉडुलस। इसको हम जेड से डिनोट करते हैं, जेड। जेड इज इक्वल टू आई बाई वाई, आई एक्स एक्स बाई वाई। तो आई एक्स एक्स हमारे पास हमें पता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसका जो एक्सट्रीम फाइबर है इसका यहां से डिस्टेंस वाई है, तो इट विल बी कॉल्ड आई एक्स एक्स बाई वाई, जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स बाई वाई। So this will give you the section modulus of this section। तो इसी तरह से हम दोनों एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं, जेड एक्स एक्स जेड वाई वाई। तो जेड एक्स एक्स निकालेंगे तो उसकी उस कंडीशन में हम आई एक्स एक्स और इससे जो एक्सट्रीम फाइबर उसका डिस्टेंस लेंगे। इसी तरह से अगर हम जेड वाई वाई निकालते हैं तो जेड वाई वाई का मतलब होगा आई बाई वाई डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस, ये जो हमारा डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में, ये क्योंकि ये एक्सट्रीम फाइबर हो जाएगा फिर तो इस एक्सट्रीम फाइबर का यहां से डिस्टेंस, तो दैट विल गिव यू जेड वाई वाई। तो इस तरीके से हम आई एक्स जेड एक्स एक्स और जेड वाई वाई निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से इस दोस्तों इसके एक और थ्योरम है हमारी, इसको बोलते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो जैसे हम आमतौर पर अभी हम दो एक्सिस के बारे में बात करते हैं, तो जेड एक्स एक्स आई एक्स एक्स और आई वाई वाई, हमारा एक और एक्सिस होता है पोलर एक्सिस आई जेड जेड। तो अगर हमें उसके अबाउट अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो किसी भी बॉडी का, तो वो उसके लिए हमारी थ्योरम है द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम states that the moment of inertia of the planar lamina about an axis perpendicular to the plane of the lamina is equal to the sum of the moment of inertia of the lamina about the two axes at right angle to each other in its own plane intersecting each other at the point where the perpendicular axis passes through it। तो इसको हम सिंपली तौर पर ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे दो एक्सिस हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास आई एक्स एक्स है और ये आई वाई वाई है, तो ये हमारा तीसरा एक्सिस ये आई जेड जेड है। ये जो आई जेड जेड है इट इज परपेंडिकुलर टू दीज टू एक्सिस। ये दोनों एक्सिस है हमारी, ये आपस में भी परपेंडिकुलर है, लेकिन ये जो आई जेड जेड है इट इज परपेंडिकुलर टू दीज टू एक्सिस, इन दोनों एक्सिस के वो परपेंडिकुलर है, जैसे आप देख सकते हैं। तो अगर इसके अबाउट अगर हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए आई जेड जेड, तो दैट इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, मतलब जो इसका एक्स एक्सिस अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो, और जो इसका वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो, उन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो दैट विल गिव यू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस थर्ड एक्सिस आई जेड जेड। सो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं आई जेड जेड। जैसे हम देखते हैं आई जेड जेड है, ये दो एक्सिस आई एक्स एक्स और ये आई वाई वाई। तो किसी भी बॉडी का अगर ये प्लेनर बॉडी है, इसका अगर हमें आई जेड जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो दैट इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो इसको हमने इसके तरीके से यहाँ पर समझाने की भी कोशिश की है कि इसे हमने कैसे लिया, क्योंकि जो थर्ड एक्सिस है हमारा ये इसका हाइपोटेन्यूस है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आई एक्स 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 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो उसका हमने इस्तेमाल करके ये देखा है कि इट इज इक्वल टू द आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। So this is our theorem of parallel axis।
तो दोस्तों आज हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ने की कोशिश की है कि भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी सिविल इंजीनियर के लिए। तो उसको पता होना चाहिए भी किसी भी बॉडी का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे हमने बहुत सारी फिगर्स, जैसे हम कई जगह पर कंपाउंड फिगर्स होती हैं, तो उस केस के अंदर पहले हम उसका सेंट्रॉइड कैलकुलेट करते हैं और फिर सेंट्रॉइड कैलकुलेट करने के बाद फिर हम अलग अलग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं बाय यूजिंग द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि भाई ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। बहुत इसको हमें ध्यान से समझना है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। क्योंकि जो अदर प्रॉपर्टीज जैसे रेडियस ऑफ जायरेशन है या सेक्शन मॉडुलस है, ये सभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करती है। तो पहले हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है, उसके बाद ही हम वो दूसरी प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा ये। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और अपने मित्रों को बताइए ताकि हम और अच्छी आप वीडियो बनाए आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।